नमस्कार साथियों। आज आप सबके बीच यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के से क्लास लेकर आया हूं और आप लोग को इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टैटिक्स पार्ट कंप्लीट करवाने वाला हूं, ठीक है। और हम लोग आए दिन लगातार आप लोग को स्टैटिक्स के क्लास आप सबके लिए ला रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग अपकिरण की मापें देखने वाले हैं, ठीक है। तो बता दें कि आप लोग को पूरा का पूरा स्टैटिक मैथमेटिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स पेपर 2 पूरा डिटेल्स में किया जाएगा, करवा दिया जाएगा, ठीक है। मेरे द्वारा हो जाएगा कंप्लीट, पर समय लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी मीडियम से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में अब आप लोग को चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। आइए शुरुआत करें। देखिए अपकिरण की मापें, ठीक है। अपकिरण की मापें में क्या है कि अपकिरण की मापें के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग विस्तार देखेंगे और जो भी देखेंगे उसका परिभाषा देखेंगे, फार्मूला देखेंगे और उनका प्रश्न भी देखेंगे, हल भी करेंगे, समझ गए। तीनों देखेंगे, उनके बाद कंप्लीट करेंगे, तभी जाके मेरा संभव है कि हम स्टैटिक्स को कंप्लीट कर पाएंगे या स्टैटिक आप समझ पाइएगा या आपका पूरा का पूरा 100% तैयारी हो पाएगा, ठीक है। कभी कभी होता है फार्मूला पूछता है, कभी कभी आपका परिभाषा पूछ देता है, कभी देखिएगा छोटा छोटा सा मैथ पूछ देता है, ठीक है, स्टैटिक्स। तो वो आप लोग को कब क्या पूछे, ठीक है, और उसे आप बना ना पाए, इसके लिए हम तीनों पोर्शन को लेकर चलेंगे। तो आज आप लोग अपकिरण की मापें आया क्यों, कौन लाया, इसका परिभाषा क्या, ठीक है, क्या है, इसका स्टैटिक्स में क्या काम, ठीक है, इसका उपयोग कैसा है, ये सब हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे। और उसके अंतर्गत विस्तार देखने वाले हैं, फिर माध्य विचलन देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोग को जाना पहचाना सब चैप्टर है। प्रमाप विचलन यूजीपीजी में भी आप लोग पढ़े होंगे। फिर उसका बाद विचरण गुणांक, समझ गए। और इतने अच्छा से आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, जानिएगा, एक एक लाइन आप लोग अपने से फिर निकाल लीजिएगा, समझ गए। तो चलिए आइए मेरे साथियों, अपकिरण की मापें को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को लिए हैं बुक से, ठीक है, टेक्स्ट बुक से। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, शुरुआत करते हैं कि केवल माध्य को ज्ञात करके हम समांक माला के बारे में सही एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, समझ गए। कह क्या रहा है, केवल माध्य को ज्ञात करके, कहने का मतलब इससे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ना मीडियम नोड, उसी माध्य की बात कर रहा है कि किसी भी समांक माला को या उसके बारे में सही या पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं केवल माध्य यानी कि मीन से, समझ गए। माध्य के साथ साथ आवृत्ति वितरण के आकार का ज्ञान भी सच्चे परिणाम पर पहुंचने के लिए आवश्यक है, समझ गए। आप माध्य निकाले या माध्य का ज्ञान रखते हो, उसके साथ साथ में आपको आवृत्ति वितरण भी आना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे परिणाम तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अर्थात यह जानना आवश्यक है कि पदमाला का प्रत्येक पद माध्य से कितनी दूर पर है, ठीक है। कहने का मतलब जो माध्य हम लोग निकालते हैं, कह रहा है पदमाला का जो प्रत्येक पद जो है मान निकालने के बाद उसके बाद जितने भी अंक हैं, ये कहना चाह रहा है कितने दूरी पर है या कितना बड़ा है या कितना छोटा है, समझ गए। उनके बाद इस विचलन की दूरी का, समझ गए, इस विचलन की दूरी का फैलाव, बिखराव या विस्तार को ही अपकिरण कहते हैं, समझ गए। कहने का मतलब क्या है कि अपकिरण किसे कहते हैं कि आपका
माध्य निकालें तो उस माध्य पे जो प्रश्न है ना, जिस प्रश्न से हम लोग माध्य निकालें उस माध्य में जितने भी अंक हैं, ठीक है, प्रश्न में जितने भी अंक हैं वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है और कितनी दूरी पर है। समझ गए? क्या मतलब उसका विस्तार है, फैलाव क्या है, ठीक है, बिखराव क्या है ना, कितना वो कह सकते हैं कि आपका सच्चा परिणाम आया कह सकते हैं। ये सब को जानने के लिए ही अपकिरण है। समझ गए? और अपकिरण ही इसे कहते हैं कि विचलन की दूरी का फैलाव और बिखराव और विस्तार को ही क्या कहते हैं? अपकिरण कहते हैं। समझ गए? चलिए अपकिरण की परिभाषा को देखते हैं हम लोग, ठीक है। अपकिरण की जो परिभाषा है प्रोफेसर बावले के शब्दों में, ठीक है, बावले कहते क्या है, देखिए, अपकिरण पदों के विचलन का माप है। ठीक है, क्या कहता है कि अपकिरण क्या है? पदों के विचलन का माप है। उसी तरह से कॉर्नर कहते हैं कि जिस सीमा, ठीक है, तक व्यक्तिगत पदों में भिन्नता होती है, ठीक है, जिस सीमा तक व्यक्तिगत पदों में भिन्नता होती है उस माप को अपकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उस माप को अपकिरण कहते हैं। ब्रुक्स एवं डिक के शब्दों में, ठीक है, क्या है? ब्रुक्स एवं डिक के शब्दों में अपकिरण अथवा प्रसार, ठीक है, अपकिरण अथवा प्रसार एक केंद्रीय मूल्य के इधर उधर, ठीक है, कि एक केंद्रीय मूल्य के इधर उधर चल मूल्यों के विचरण अथवा बिखराव की सीमा है। समझ गए? उसी तरह से स्पिगल कहते हैं, स्पिगल क्या कहते हैं कि वह सीमा जहाँ तक संख्या संबंधी समांग किसी मध्य मूल्य के आसपास फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, क्या है? फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन समांकों का विचरण या अपकिरण कहलाती है। समझ गए? कॉफका के अनुसार, और कॉफका क्या कहते हैं कि किसी श्रेणी में किसी माध्य के निकट, ठीक है, संख्याओं के ढेर के बिखराव का माप विचरण या अपकिरण का माप कहलाता है। ठीक है, क्या है? माप विचरण या अपकिरण का माप कहते हैं। अब इसी तरह से हम लोग द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं। ठीक है, क्या है? द्वितीय श्रेणी की माध्य की बात करते हैं। तो द्वितीय श्रेणी का माध्य, अपकिरण के माप को द्वितीय श्रेणी का माध्य भी कहा जाता है। ठीक है, अपकिरण के माप को क्या कहा जाता है? द्वितीय श्रेणी का माध्य। समझ गए? अपकिरण का माप निकालते समय माध्य से श्रेणी के प्रत्येक मूल्य के अंतर को निकाला जाता है, परंतु केवल इतने ही से हम किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंच सकते। इससे श्रेणी के आकार के बारे में कुछ अनुमान करने का आधार अवश्य मिल जाता है। निश्चित रूप से एक संख्या में अपकिरण का माप जानने के लिए माध्य से प्रत्येक पदों के, माध्य से क्या है? प्रत्येक पदों के अंतर का माध्य ज्ञात करते हैं। इस प्रकार अपकिरण का माप माध्य से प्रत्येक पदों के विचलन का माध्य होता है। यही कारण है कि इसे द्वितीय श्रेणी का माध्य भी कहा जाता है। समझ गए? उनके बाद निरपेक्ष एवं सापेक्ष अपकिरण। अपकिरण सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों रूपों में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अपकिरण कैसे ज्ञात किया जाता है? दोनों रूप में। तो आप देखिए कैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो निरपेक्ष की बात होता है, तो निरपेक्ष माप, ठीक है, निरपेक्ष माप है अपकिरण का। यह माप श्रेणी के फैलाव या बिखराव को निरपेक्ष रूप में प्रकट करता है। अपकिरण के माप क्या है? श्रेणी और फैलाव के बिखराव क्या है? निरपेक्ष रूप में दिखलाता है। ठीक है, इसके द्वारा किसी पदमाला के आकार का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा क्या है? किसी पदमाला के आकार का ज्ञान क्या है? प्राप्त होता है। और इस माध्य को पदमाला की इकाई में ही प्रकट करते हैं। ठीक है, माध्य को क्या है? पदमाला की इकाई में ही क्या है? दिखलाते हैं।
जैसे रुपया, मीटर, वर्ष, ये सब में। समझ गए? सापेक्ष माप। अब इसके बाद निरपेक्ष हो गया। आप सापेक्ष देखिए, अपकिरण के निरपेक्ष माप में दोष यह है कि, ठीक है, क्या है? अपकिरण के निरपेक्ष माप में दोष यह है कि इससे दो या अधिक श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं हो पाता। ठीक है, क्या है? अध्ययन संभव नहीं हो पाता क्योंकि विभिन्न श्रेणियों की इकाइयाँ भिन्न हो सकती है। ठीक है, विभिन्न इकाइयों के होने पर, क्या है? विभिन्न इकाइयों के होने पर उनमें तुलना संभव नहीं होता। क्या है? तुलना संभव नहीं होती है। ऐसी दशा में इन मापों को तुलना योग्य बनाने के लिए इनको सापेक्ष रूप में परिवर्तित करते हैं। यह सामंकमाला की इकाई में, ठीक है, क्या है? यह सामंकमाला की इकाई में व्यक्त नहीं किया जाता। ठीक है, वरना एक अनुपात या, ठीक है, प्रतिशत के रूप में होता है। समझ गए? ऐसा करने के लिए आप किरण के निरपेक्ष माप में उस मात का भाग देते हैं जिसकी सहायता से माला के प्रत्येक मूल्य का, ठीक है, विचलन निकाला गया है। ऐसा करने पर उसकी इकाइयाँ समाप्त हो जाती है और वे तुलना योग्य, ठीक है, क्या है, बन जाते हैं। इसे अपकिरण गुणांक भी कहते हैं। समझ गए? तो हम लोग पढ़ेंगे तो अपकिरण गुणांक भी देखेंगे। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन में अपकिरण के सापेक्ष माप का ही प्रयोग होता है। समझ गए? तुलनात्मक अध्ययन में अगर देखा जाए अपकिरण का, तो इसमें सापेक्ष माप का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए कि 2 कक्षाओं के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक क्रमशः 25 एवं 50 है। ठीक है, कितने? 2 कक्षाओं के विद्यार्थियों के औसत, और दोनों के, क्या है, दोनों के अपकिरण का, समझ गए, दोनों के अपकिरण का निरपेक्ष माप 10 है। तो यह कहना सही है कि दोनों में अपकिरण एक सा है। दोनों में अपकिरण क्या है? एक सा है, और सापेक्ष माप के द्वारा तुलना करने पर चलता है। ठीक है, क्या है? तुलना करने पर चलता है कि एक कक्षा का सापेक्ष माप है। ठीक है, अब इससे 10/25 करेंगे तो बराबर 0.4 आएगा, या प्रतिशत में 40%, और दूसरे का आपका 10/50 यानी कि 0.2 है ना, 2%, या प्रतिशत में आपका 20%। इससे इस बात का स्पष्ट चलता है कि अपकिरण प्रथम कक्षा के प्राप्तांक में दूसरी कक्षा की तुलना में क्या है? आपका अधिक है। किसके? प्रथम के अनुसार। जैसे आप 20 से अधिक आपका 40 है। समझ गए? इसी बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब देखिए कि अपकिरण तो हम लोग देख लिए कि अपकिरण होता क्या है, अपकिरण के कौन कौन से अर्थशास्त्री जो परिभाषित किए। ठीक है, अपकिरण के उद्देश्य क्या है? समझ गए? उद्देश्य क्या है, इनका महत्व क्या है? समझ गए? अब इनको हम लोग देखने वाले हैं। तो अपकिरण के उद्देश्य में है कि माध्य से औसत दूरी ज्ञात करना। ठीक है, कहने का मतलब है कि माध्य से औसत दूरी ज्ञात करना। जो हम लोग पहले माध्य निकालते थे उसी तरह यहाँ पर भी निकलेगा, बस इसमें एक नया चीज़ आ गया कि औसत दूरी ज्ञात करना, जैसे माध्य विचलन। समझ गए? तो अपकिरण का सर्वप्रथम उद्देश्य श्रेणी के माध्य से विभिन्न पद मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात करना पड़ता है। सेकंड है कि श्रेणी की रचना का ज्ञान। श्रेणी की रचना का ज्ञान अपकिरण के मापों के द्वारा श्रेणी की बनावट के बारे में उपयोगी, ठीक है, सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है। क्या होती है? आपका उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है। थर्ड है आप लोग का कि माध्य की विश्वसनीयता का अनुमान। माध्य की विश्वसनीयता का अनुमान अपकिरण के माप से यह संकेत मिलता है कि श्रेणी का माध्य किस सीमा तक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, किस सीमा तक, क्या है, किस सीमा तक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। यदि विचलन कम है तो माध्य को श्रेणी का
प्रतिनिधित्व माना जा सकता है और उस पर विश्वास किया जा सकता है। और यदि विचलन अधिक है तो माध्य को उचित प्रतिनिधि नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्या है, उचित प्रतिनिधि नहीं माना जाएगा। चौथा है कि सीमा विस्तार का ज्ञान। इससे पदों के मूल्यों की सीमाओं के विस्तार का ज्ञान होता है। इस प्रणाली का सांख्यिकीय क्षेत्र में पर्याप्त व्यवहार है। समझ गए, स्टैटिक्स में इनका पूरा विस्तार है, देखना पड़ेगा। आप फिफ्थ है, ठीक है, फिफ्थ मेरा महत्व है कि आपका विचरणता को नियंत्रित करने के लिए आधार प्रस्तुत। जैसे में अपकिरण के माप का उद्देश्य यह भी है कि विचरण की प्रकृति का पता लगाकर उसको नियंत्रित किया जा सके। समझ गए। और स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य परीक्षण से ज्ञात रक्तचाप और नाड़ी धड़कन में समान स्तर से विचरण को उपचार करके नियंत्रित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोग को एक उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। ठीक है, कि जैसे अगर एक किसी व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य ठीक ठाक ना हो, समझ गए, या फिर कह सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति बीमार हो, बुखार हो, या उनका आपका कर सकते हैं कि रक्तचाप है ना, या फिर हाँ रक्तचाप जो है या नाड़ी धड़कन जो है उसका अधिक हो रहा है या कम है, समझ गए, तो उससे आप पता लगाकर उससे क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोल करते हैं, मतलब एक सामान्य स्थिति में लाते हैं, सामान्य स्तर में लाते हैं। समझ गए। तो इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में तो किस्म को नियंत्रित करने के लिए उत्पाद गुणों की विचारशीलता का पता लगाया जाता है। समझ गए। ठीक उसी प्रकार के से इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में अपकिरण को, ठीक है, औद्योगिक के क्षेत्र में उसको आपका उतार चढ़ाव हो जाता है, उसको सामान्य स्तर में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अपकिरण। ठीक है, तथा किस्म नियंत्रण विधि द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है। समाज की आर्थिक विषमता का ज्ञान भी इसके द्वारा संभव हो जाता है। छठा है श्रेणियों की असमानता की तुलना संभव। दो या दो से अधिक पदमालाओं में असमानता की तुलना विचरण की मात्रा द्वारा की जा सकती है। ठीक है, क्या है, विचरण की मात्रा द्वारा क्या है, किया जा सकता है। और विचरण की मात्रा का ज्ञान अपकिरण के मापों से संभव हो सकता है। समझ गए। और ये तभी आपका विचरण की मात्रा ज्ञात हो पाएगा जब आप अपकिरण की माप का हर एक विधि को आप उपयोग कीजिएगा तब। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग देख पाए साथियों कि अपकिरण की परिभाषा, ठीक है, अपकिरण की परिभाषित करने वाले अर्थशास्त्रियों का नेम। अपकिरण को निरपेक्ष और सापेक्ष माप में माप सकते हैं। अपकिरण के उद्देश्य और आपका महत्व क्या है, समझ गए। अब इनके बाद आप लोग का जो आएंगे अलग अलग टॉपिक पर क्लास, इसी चैप्टर के अंतर्गत विस्तार, माध्य विचलन, परमाप विचलन और विस्तार विचरण गुणांक। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से प्रश्न रहता है। ठीक है, ये सब आपका सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जैसे नेट का, पीजीटी का। ठीक है, आप हाई स्कूल टीचर से अगर आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, समझ गए, तो ये सब आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। साथ में आप यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी, समझे बात को। तो चलिए अब हम लोग कल से इसके क्लास लाएंगे। ठीक है, आप उससे पहले अपकिरण क्या होता है, इनका उपयोग क्यों है, ठीक है, समझाने के लिए इनका हम लोग का इकोनॉमिक्स में कैसा उपयोग, कैसा कार्य, कैसा काम, ठीक है, इसके लिए हम आज के क्लास थ्योरी क्लास लेकर आए थे। ठीक है, तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।